हेलो, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वन शॉट इंजीनियर में, जहाँ आज है आपके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग यूनिट 4 लेके आया है। इस वीडियो की जितने भी नोट्स हैं, ये सारे नोट्स की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये सारे नोट्स एकीडीयू और क्वांटम के डिस्कशन और सारे आंसर्स को कंप्रेस करके बनाए गए हैं, और इसकी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो आपकी हेल्प के लिए बनाई गई है। तो प्लीज़ एक बार भाई लाइक कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए हम इंटर क्लाउड से शुरू करते हैं। तो इंटर क्लाउड क्या है ना, अभी देखो हमने पब्लिक क्लाउड पढ़ा था, हमने प्राइवेट पढ़ा था, और अभी हमने हाइब्रिड पढ़ा था इसके पहली वाली यूनिट में, और हमने उन दोनों को हम तीनों को एक्सप्लेन किया था। इंटर क्लाउड एक कंसेप्ट है कि जहाँ हम इन तीनों को कनेक्ट करके एक साथ साइमल्टेनियसली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्टेड क्लाउड्स, और ये कंसेप्ट यानी कि इंटर क्लाउड को प्रैक्टिस किया जाता है कि हमारी इंटर ऑपरेटिबिलिटी बढ़े एंड पोर्टेबिलिटी अमंग क्लाउड्स। अगर हमारे यहाँ पे डेटा है पब्लिक के किसी रिसोर्स में, तो इस रिसोर्स से प्राइवेट पे अगर शिफ्ट करना होगा ना, तो हम लोग इंटर क्लाउड के थ्रू शिफ्ट करेंगे, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को इंटर क्लाउड बोलते हैं। तो टू प्रोवाइड क्लाउड सर्विसेज एज यूटिलिटी, अभी हमने ये यूनिट 2 में भी डिस्कस किया था कि क्लाउड की जितनी भी सर्विसेज हैं हम उसको यूटिलिटी की तरह डिस्प्ले कर पाएँ कि सारे यूज़र उसको पे पर यूज़ के हिसाब से यूज़ कर पाएँ, है ना। तो इसके साथ ये सक्सेसफुली अगर यूटिलिटी की तरह डिस्प्ले हो रहा है, तो फिर हमें इंटरकनेक्टेड क्लाउड्स की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। इंटरकनेक्टेड क्लाउड्स को आप जितना चाहे एक्सप्लेन करके लिख सकते हो कि ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे पब्लिक, हाइब्रिड और प्राइवेट के तीनों के रिसोर्सेज एक साथ काम करते हैं और एक साथ डेटा शेयरिंग और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं, ठीक है। अब इसके टाइप्स पे आते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्स जितने भी होते हैं ना हमारे तीनों में, उनको कैसे मैनेज किया जाए। सबसे पहला टाइप, दो ही टाइप होते हैं। सबसे पहला तो फेडरेशन क्लाउड है और दूसरा मल्टी क्लाउड है। तो फेडरेशन में ना, हम आपको पता है सीएसपी क्या है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। तो अ सेट ऑफ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स विलिंगली, हाँ ये बड़ा वर्ड है, ठीक है, विलिंगली इंटरकनेक्ट देयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू शेयर रिसोर्सेज एंड कोलैबोरेट टू एक्सचेंज रिसोर्सेज, जैसे कि P2P या फिर सेंट्रलाइज क्लाउड्स। यहाँ जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे कि गूगल ले लो, अमेजोन ले लो, है ना, एजोर ले लो, ऐसे बहुत सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर खुद से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अपने उनके जितने रिसोर्सेज हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लिंक करेंगे यानी इंटरकनेक्ट करेंगे। अगर गूगल का एक वीएम है और इंटर क्लाउड बनाना है, तो फिर वो एजोर के वीएम के साथ खुद को इंटरकनेक्ट करेगा, ठीक है। दोनों की आईपी शेयरिंग होगी, डेटा शेयरिंग होगी, इस वजह से कि जब गूगल को ज़रूरत पड़े वो अपना और एजोर वाले वीएम दोनों को एक साथ यूज़ कर पाए, और जब एजोर को ज़रूरत पड़े वो अपना और गूगल दोनों वाला वीएम एक साथ यूज़ कर पाए। तो यहाँ पर रिसोर्स शेयर तो हो रहा है, कोलैबोरेशन भी हो रहा है, किसमें, रिसोर्स एक्सचेंज करने में, ठीक है। तो P2P का मतलब होता है ना पेयर टू पेयर, ठीक है। यहाँ पे एक पेयर गूगल बनेगा, दूसरा पेयर अमेजोन बनेगा या फिर माइक्रोसॉफ्ट बनेगा, कोई भी। और सेंट्रलाइज क्लाउड्स, ये दोनों एग्जांपल है फेडरेशन क्लाउड के, ठीक है। ये नाम से पता चला ना फेडरेशन क्या है, एक वो होती है ना, अग्रीमेंट होता है कि यहाँ पे हम अपना इंटरकनेक्ट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर आपसे विलिंगली, और हम दोनों शेयर करेंगे अपने रिसोर्सेज को, ठीक है। अब ये हमारा फर्स्ट टाइप था। हमारा नेक्स्ट टाइप है मल्टी क्लाउड। तो मल्टी क्लाउड में क्या होता है ना हमारी फेडरेशन में था कि एक से ज़्यादा लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को कनेक्ट कर रहे हैं। मल्टी क्लाउड में सिर्फ एक क्लाउड यूज़र रहेगा या फिर एक ही क्लाइंट रहेगा, वो सारे मल्टीपल और इंडिपेंडेंट क्लाउड्स का यूज़ करेगा। अब मल्टी क्लाउड को समझने के लिए ना पहले तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो मान लो कि कोचिंग में क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ टीचर्स होता है ना, एक फिजिक्स पढ़ाता है, एक केमिस्ट्री पढ़ाता है, एक मैथ्स पढ़ाता है ना। ये तीनों अपने अपने लेवल में काफ़ी अच्छे हैं। तो ये सारे क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स एक साथ विलिंगली अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ के एक कोचिंग खोलते हैं, है ना। ये फेडरेशन क्लाउड है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक साथ मिलकर कोचिंग खोल ली, सब अपनी अपनी सर्विसेज साथ में शेयर करो और प्रोवाइड करो यूज़र्स को। तो मान लो इसको कोचिंग की तरह ही मान लो, ठीक है। तीन अलग अलग टीचर्स हैं, उन्होंने अपने अपने रिसोर्सेज कंबाइन किए और एक साथ कोचिंग खोल ली। यहाँ पे क्या एग्जांपल आएगा इसके लिए, मानो एक ही क्लाउड यूज़र यानी कि एक ही स्टूडेंट है और वो अलग अलग जा रहा है पढ़ने, ठीक है। उसको भी पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स उसको तीनों पढ़ना है, लेकिन वो अलग अलग जगह अलग अलग कोचिंग्स में जा रहा है एक एक सब्जेक्ट का यूज़ करने के लिए। मतलब वो क्या कर रहा है, वो इंडिपेंडेंट तरीके से पढ़ रहा है। इंडिपेंडेंट मतलब मान लो उसने फिजिक्स कोचिंग ए से पढ़ ली, मैथ्स कोचिंग सी से पढ़ ली, तो ए और सी एकदम इंडिपेंडेंट कोचिंग्स हैं, उनमें कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, यूज़र अलग अलग क्लाउड्स का यूज़ करता है और उन सबको इंडिपेंडेंट ही रखता है। यहाँ पे आप समझ ही पा रहे हो, इसमें कोई वॉलंटियरिंग नहीं हो रही है। यूज़र खुद से किसी चीज़ को कनेक्ट नहीं कर रहा है, वो बस यूज़ कर रहा है। उसने एक अकाउंट गूगल में खोल लिया, एक अकाउंट एजोर में खोल लिया, एक अकाउंट AWS में खोल लिया एक अकाउंट IBM में खोल लिया, तो वो मल्टी क्लाउड का यूज़ वो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रिसोर्सेज प्रोविजनिंग और शेड्यूलिंग ये सब यूज़र को करनी पड़ती है, क्योंकि उसने अकेले ही 3-4 जगह खोला है यूज़र को या फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव। कोई भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है ना जो ऐसा करे, तो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो लोग यहाँ पर रिसोर्स प्रोविजनिंग करेंगे, ठीक है, और शेड्यूलिंग भी वही करेंगे।
तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड इन दोनों से यूटिलाइज होते हैं रिसोर्सेज, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इनके एक ही टाइप के क्लाउड्स यहाँ पे मैच हो रहे थे। यहाँ पे गवर्नमेंट क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड दोनों से यूटिलाइजेशन हो रही है सर्विसेज की। जैसे कि आप नॉर्मल सर्विसेज और लाइब्रेरीज ले सकते हो, ठीक है, ये सब कनेक्ट होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो ये आपका मल्टी क्लाउड हो गया, मैंने अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझा दिया और फेडरेशन भी समझा दिया। अब हम आते हैं टोपोलॉजीज इन इंटर क्लाउड आर्किटेक्चर। तो पहला टोपोलॉजी ये है, पहली टोपोलॉजी हमारी पेयर टू पेयर इंटर क्लाउड फेडरेशन है, ठीक है। इसमें हमने आपको फेडरेशन के बारे में पता ही है कि फेडरेशन क्या होता है। जब एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन या फिर CSPs विलिंगली अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्ट करते हैं, है ना। और क्लाउड्स में क्या है, क्लाउड्स में यहाँ पे यही है कि क्लाउड्स एक ही साथ कोलैबोरेट करते हैं, बस हम लोग डिफरेंट या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड एंटिटीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड एंटिटीज़ का यूज़ करते हैं डायरेक्टरीज को मैनेज करने के लिए और ब्रोकरिंग करने के लिए। फिर से समझो, क्लाउड्स यहाँ पे क्या होता है, क्लाउड्स कोलैबोरेट कर रहे हैं, एक साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है। AWS, अमेजोन और अजोर एक साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, लेकिन सबकी एंटिटीज़ जो है ना, मेन एंटिटीज़ जो डायरेक्टरीज मैनेज करती हैं, जैसे जैसे माइक्रोसॉफ्ट का अजोर एक्टिव डायरेक्टरी होती है और गूगल क्लाउड में भी रजिस्ट्री होती है। ये दोनों रजिस्ट्रीज और डायरेक्टरीज और ब्रोकरिंग जितने भी इनके यूनिट्स होते हैं ना जो ब्रोकर करते हैं, ब्रोकर करने का मतलब यहाँ पे डील्स ये लोग ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। तो ये दोनों के लिए अलग वो डिस्ट्रीब्यूटेड एंटिटीज़ रखते हैं, लेकिन कोलैबोरेट वो डायरेक्टली कर रहे हैं। तो मतलब जो आपको सर्विस आएगी वो इन्हीं लोगों से आएगी, लेकिन जहाँ पे सर्विस काम कर रही होगी वहाँ पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टेड है, ठीक है, कनेक्टेड है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यही है पेयर टू पेयर इंटर क्लाउड फेडरेशन। तो आपको पता है कि क्लाउड्स कम्युनिकेट डायरेक्टली विदाउट एनी मीडिएटर्स। यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन होता है, यहाँ पे कोई बीच में कोई मीडिएटर नहीं हो रहा है, क्योंकि मीडिएटर होने का मतलब वो अपने चार्जेस लेगा, वो अपने कनेक्शन प्रोवाइड करेगा, और अगर वो फेल हो गया तो फिर ये दोनों क्लाउड्स फेल हो जाएंगे। इसी वजह से डायरेक्टली पेयर टू पेयर इसी का मतलब होता है, ठीक है। पेयर टू पेयर मतलब दो इंटरेस्टेड लोग हैं और यही दोनों कनेक्ट करते हैं अपनी सर्विसेज को, बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि रेजर्वॉयर एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, रेजर्वॉयर एक प्रोजेक्ट है जो पेयर टू पेयर फेडरेशन यूज़ करता है इंटर क्लाउड प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल बन गया। इसको हम वहाँ पे रिजर्वर एज अ प्रोजेक्ट यूजेस पेयर टू पेयर फेडरेशन इन इंटर क्लाउड प्रोजेक्ट्स, इसको हमारा लिख देना। लेकिन पेयर टू पेयर समझ गए हो ना, क्लाउड्स कोलैबोरेट कर रहे हैं एक साथ, अपनी डायरेक्टरीज और ब्रोकरिंग को डिस्ट्रीब्यूटेड एंटिटीज़ बना के रखे हैं, बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इनका कनेक्टेड है, तभी ये इंटर क्लाउड फेडरेशन कहलाता है, ठीक है। तो इसके अलावा हम जाते हैं नेक्स्ट वाले पे जो है मल्टी क्लाउड सर्विसेज। मल्टी क्लाउड सर्विस समझो यार, यहाँ पे आपने मल्टी क्लाउड देखा था कि एक यूज़र यानी एक क्लाइंट बहुत सारे क्लाउड में लॉग्ड इन है ना, और वो सबको इंडिपेंडेंटली यूज़ कर रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो भी क्लाउड यूजर्स और क्लाइंट्स हैं ये सब एक सर्विस के थ्रू मल्टीपल क्लाउड्स को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे एग्जांपल था ना यूज़र लाइब्रेरीज, यहाँ पे भी यूज़र लाइब्रेरीज वही करती हैं, क्लाउड यूसेज को फैसिलिटेट करती हैं, ठीक है। यहाँ पे जितनी लाइब्रेरीज लिखी हैं वो सब यहाँ पे मेंशन कर देना। जैसे कि जावा की लाइब्रेरी होती है जे क्लाउड्स, है ना। पाइथन की लाइब्रेरी होती है अपाचे लिब क्लाउड्स, और रूबी की लाइब्रेरी होती है अपाचे डेल्टा क्लाउड्स, ठीक है। इन तीनों को यहाँ पे मेंशन कर देना। जावा के लिए ये है, पाइथन के लिए ये वाली है अपाचे लिब क्लाउड्स, और रूबी के लिए अपाचे डेल्टा क्लाउड है। ये मल्टी क्लाउड सर्विसेज है। और फिर सेंट्रलाइज्ड इंटर क्लाउड फंड फेडरेशन पे अभी देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था पेयर टू पेयर इंटर क्लाउड फेडरेशन, और ये क्या है, ये सेंट्रलाइज्ड इंटर क्लाउड फेडरेशन है। इस पे एक बार आते हैं क्लाउड यूज अ सेंट्रल एंटिटी टू परफॉर्म या फिर फैसिलिटेट रिसोर्स शेयरिंग। अभी क्या हो रहा था, हम क्लाउड अभी भी रिसोर्स शेयर कर तो रहे हैं क्योंकि हमने फेडरेशन भी लिखा है, फेडरेशन कहीं भी है मतलब रिसोर्स शेयरिंग हो रही है, ठीक है। लेकिन बस सेंट्रलाइज्ड और पेयर टू पेयर ये दो वर्ड्स डिफरेंट है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे रिसोर्स शेयरिंग तो फेडरेशन की वजह से हो ही रही है, लेकिन पहले क्या हो रहा था, पहले लोग पेयर टू पेयर जितने भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स थे वो लोग एक साथ इंटरकनेक्ट करके कर रहे थे। यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ एक सेंट्रल एंटिटी होती है, इस सेंट्रल एंटिटी के थ्रू ही सारी फैसिलिटेशन होती है। किस चीज़ की फैसिलिटेशन, एक रिसोर्स शेयरिंग की फैसिलिटेशन होती है। जैसे कि स्टोर हाउस कह लो ना, सब लोग यहाँ पे आके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स रख देते हैं, एक स्टोर हाउस बना के रख देते हैं, है ना, जहाँ पे सारे अवेलेबल क्लाउड रिसोर्सेज रख दिए जाते हैं और वहीं पर रजिस्टर कर दिए जाते हैं। तो सेंट्रलाइज समझ में आया। पेयर टू पेयर और सेंट्रलाइज में डिफरेंस ये है कि वो लोग ने पेयर टू पेयर में दो क्लाउड CSPs ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्ट किया और एक साथ सर्विसेज रिसोर्स यहाँ पर एक्सचेंज कर लिए, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ एक सेंट्रल एंटिटी पे जाके सब लोगों ने रख दिया। सेंट्रल एंटिटी को हम स्टोर हाउस कहते हैं। स्टोर हाउस में सारे अवेलेबल क्लाउड रिसोर्सेज रख दिए गए और यहीं पे रजिस्ट्री होती है और यहीं से यूज़ होते हैं, ठीक है। जितने भी इंटर क्लाउड प्रोजेक्ट्स होते हैं ना जो उनको यूज़ करते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ये जैसे कि डायनामिक क्लाउड कोलैबोरेशन जिसको DCC कहते हैं, या फिर फेडरेटेड क्लाउड मैनेजमेंट इसको FCM कहते हैं, ठीक है। ये दोनों वहाँ पे एज अ एग्जाम्पल लिख देना। ये इसकी डेफिनेशन होगी, इसको आप जितना चाहो एक्सपैंड कर सकते हो।
तो ये आपके तीनों टाइप के अलग अलग क्लाउड्स हो गए, है ना। टोपोलॉजी जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। टोपोलॉजी कुछ नहीं होता, ये सिर्फ तरीका है डिस्ट्रीब्यूट करने का, ठीक है। तो पहला तरीका क्या था, फिर से बता दे रहा हूँ। पहला तरीका आपका पेयर टू पेयर था। पेयर टू पेयर में सब लोग एक्सचेंज करते हैं एक साथ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्ट करके। फिर मल्टी क्लाउड था, यहाँ एक सर्विस यूजिंग या क्लाउड्स को मल्टीपल क्लाउड्स का ऑफर देती है। और ये सेंट्रलाइज इंटर क्लाउड फेडरेशन था। यहाँ सब लोग एक स्टोर हाउस में अपना सारा अवेलेबल रिसोर्सेज को रख देते हैं और वहीं से यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं रिसोर्स प्रोविजनिंग पे। तो रिसोर्स प्रोविजनिंग क्या है ना, ये सिलेक्शन, डिप्लॉयमेंट एंड रन टाइम मैनेजमेंट, इन तीनों को मैनेज करना। किस किस के लिए, हार्डवेयर के लिए सिलेक्शन, डिप्लॉयमेंट और रन टाइम का मैनेज करना, और सॉफ्टवेयर के लिए सिलेक्शन, डिप्लॉयमेंट और रन टाइम को मैनेज करना। किस चीज़ को इंश्योर करने के लिए, हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को। मानो अगर एप्लीकेशन स्लो परफॉर्म कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं लैग्स आ रहे होंगे, उस लैग्स को मिटाने के लिए एक्स्ट्रा रिसोर्सेज दे दो। अगर एप्लीकेशन चल ही नहीं रही है तो फिर एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को हटा दो। क्यों? क्योंकि अगर वो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज पड़े रहेंगे तो फिर वो आपका बिल में काउंट होगा। इसी वजह से रिसोर्स को स्मार्टली प्रोविजन करना चाहिए होता है, ठीक है। तो मेन चीज़ यहाँ पर ये है कि टेक्स सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। अब यहाँ पर रिसोर्स प्रोविजनिंग का मेन पॉइंट ये है ना कि आपको नहीं पता कि कब करना है यहाँ पे अलॉट और कब नहीं करना है ना। आपको नहीं पता यहाँ पे कब अपना रिसोर्स को अलॉट करना है और कब नहीं करना है। क्यों नहीं पता है? आपकी एप्लीकेशन कभी भी हैंग हो सकती है और यूज़र का स्पाइक कभी भी आ सकता है। इसीलिए सिर्फ यहाँ पे सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स चलते हैं कि हम लोग बस इतना बता सकते हैं आपको कि आपकी जो एप्लीकेशन है ना, ये 99% टाइम एक्टिव रहेगी और फुल्ली परफॉर्म कर रही होगी। ये चीज़ मेंशन हो जाती है एसएलए में। और इससे क्या फ़ायदा होगा, तो इससे आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं होगी कि जब मेरी एप्लीकेशन में अगर ज़्यादा यूजर्स बढ़ रहे हैं तो फिर मुझको उनको बताना होगा कि भाई रिसोर्सेज बढ़ा दो। वो लोग ये सब खुद से कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए इसको रिसोर्स प्रोविजनिंग कहते हैं कि सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट रख लेते हैं जिसको एसएलए बोलते हैं। एसएलए क्या होता है, आप पिछले 3-4 यूनिट्स में देख ही चुके हो, है ना। फिर इनिशियल एग्रीमेंट बिटवीन यूज़र एंड सर्विस। पहले यूज़र और सर्विस के बीच में ऐसी एग्रीमेंट हो जाती है, एसएलए बन जाता है, ठीक है। इसके बाद ही हमारी सर्विस शुरू होती है कि हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विस बनी रहेगी, है ना, परफॉर्मेंस बनी रहेगी, अवेलेबिलिटी 99% ऑफ द टाइम अवेलेबल रहेगा, रिलायबल रहेगा। रिस्पॉन्स टाइम्स में कोई नंबर होगा कि 99% ऑफ द टाइम आपका रिस्पॉन्स टाइम्स अंडर 3 सेकेंड या फिर अंडर 1 सेकेंड रहेगा। तो ऐसे नंबर्स पे ये सारी एप्लीकेशंस काम करती हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ओवर एंड अंडर प्रोविजनिंग। ये चीज़ हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। ये सब आप लोगों ने यूनिट 2 में पढ़ी है, ठीक है। ये एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए और प्रोविजनिंग को मैक्सिमम रखने के लिए अवॉइड करनी चाहिए कि हमारी एप्लीकेशन ओवर प्रोविजन ना हो, उससे हमारा ही खर्चा बढ़ेगा, और अंडर प्रोविजन ना हो, इससे एप्लीकेशन की सर्विस खराब हो जाएगी। तो हम लोग अब आते हैं 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्स प्रोविजनिंग में। पहला हमारा स्टैटिक प्रोविजनिंग है, ठीक है। स्टैटिक प्रोविजनिंग को ऐसे समझो कि मानो कोई एक ईमेल प्रोसेसिंग के लिए हमने एक डेटा वेयर हाउस ले लिया है और हम उस पर रोज़ 2 मिलियन ईमेल्स डालते हैं। वो 2 मिलियन ईमेल्स को लेगा, प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे समझो कि हमको पता है कि रोज़ उसमें 2 मिलियन ईमेल्स आ रहे हैं और उसका स्टैंडर्ड का खर्चा 2 मिलियन ईमेल्स ही प्रोसेस करना होगा, डेली का चाहे मंथली का। तो ये एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वर्कलोड है जो उसके पास रोज़ आने वाला है। इसका मतलब हमको क्या पता है यहाँ पे कि हमारा जो वर्कलोड है वो चेंज नहीं होगा, अनचेंजिंग वर्कलोड है ना। अगर अनचेंजिंग वर्कलोड है तो फिर मुझको डायनामिक ये सेंसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यार बार बार चेक करना पड़ रहा है कि रिक्वेस्ट ज़्यादा आ रही हैं या कम आ रही हैं। उसकी ज़रूरत नहीं है, रिक्वेस्ट हमेशा स्टैंडर्ड ही आएंगी और एक ही अमाउंट पे कंटिन्यू होती रहेंगी। तो जो बैच जॉब्स होती है ना, बैच मतलब जो बड़े बड़े बल्क में डेटा प्रोसेसिंग के लिए जॉब्स दी जाती हैं, तो उसके लिए हम लोग स्टैटिक प्रोविजनिंग करते हैं। उसके लिए एक सेट हम लोग डिप्लॉय कर देते हैं रिसोर्सेज का, और वही सेट चेंज नहीं होगा, वही सेट कंटिन्यू होता रहता है और इसकी एक फ्लैट फी पड़ती है ना। तो ये तो मैंने बता दिया। अब थोड़ी इंग्लिश में आ जाते हैं। फॉर प्रेडिक्टेबल एंड जनरली अनचेंजिंग वर्कलोड ऐप्स, ठीक है। एप्लीकेशन जहाँ पे चेंजिंग वर्कलोड नहीं है, वहाँ पे हमेशा स्टैंडर्ड वर्कलोड है या फिर स्टैग्नेंट वर्कलोड है, ठीक है। तो कस्टमर प्लेज अ फ्लैट फी एंड इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो हमको पता है कि 3 से 4 वीएम लगने हैं, तो हमने 4 वीएम लगाए और हम हर महीने उसी की फ्लैट फी देते हैं। हम लोग को इससे मतलब नहीं है कि वो कभी इंक्रीज तो नहीं करना पड़ेगा, उसको कभी डिक्रीज तो नहीं करना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन स्टैटिक प्रोविजनिंग में नहीं आती हैं, ठीक है। तो ये आपका स्टैटिक प्रोविजनिंग हो गया। तो फिर अब उसके बाद हम आते हैं डायनामिक प्रोविजनिंग पे। डायनामिक प्रोविजनिंग थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे जो वर्कलोड है ना, ये चेंज होता रहता है और इसकी वजह से हम जो रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं उस वर्कलोड को प्रोसेस करने के लिए, वो भी डायनामिकली एलोकेट और डी एलोकेट होते रहते हैं, ठीक है। तो प्रोवाइडर डायनामिकली एलोकेट्स एंड रिमूव्स रिसोर्सेज एट्स द नीड बी, ठीक है। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे जो प्रोवाइडर है वो डायनामिकली एलोकेट भी कर देता है, और अगर यूज़ नहीं हो रहे हैं तो फिर वो एलोकेट नहीं करेगा, यानी कि रिमूव कर देगा।
तो यहाँ कोई फ्लैट फी का सिस्टम नहीं है। सिस्टम क्यों नहीं है फ्लैट फी का? क्योंकि यहाँ ज़रूरी नहीं है ना कि एक ही वीएम बार बार चल रहा हो। यहाँ अगर रिक्वेस्ट ज़्यादा हो गई तो फिर एक की जगह दूसरा वीएम ऐड हो जाता है सिस्टम में। अगर वीएम अनयूज है तो फिर पैसा बचाने के लिए पहला वीएम भी डीएलोकेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये फ्लैट फी नहीं चलती है और पे पर यूज़ बेसिस पे चलता है। और इसी वजह से क्लाउड को यूटिलिटी बेसिस कहते हैं, क्योंकि हमने डायनामिकली एलोकेट भी कर सकते हैं और जैसे जैसे ज़रूरत पड़े वैसे ही हमारे बिल भी बनेंगे, तो ये यूटिलिटी बन जाती है। ठीक है, तो क्लाउड बर्स्टिंग ये एक प्रोसेस है। ठीक है, ये एक डेफिनेशन है, इसको याद करके भी जा सकते हो। क्लाउड बर्स्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग डायनामिक प्रोविजनिंग का यूज़ करके एक हाइब्रिड क्लाउड बनाते हैं। ठीक है, हम लोग डायनामिक प्रोविजनिंग क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है, हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है ये भी बता दिया है। तो जब डायनामिक प्रोविजनिंग को यूज़ करके हम लोग हाइब्रिड क्लाउड को कंस्ट्रक्ट करें, उस प्रोसेस को हम लोग क्लाउड बर्स्टिंग कहते हैं। ठीक है, ये आपके पहले 2 टाइप्स हो गए ऑफ रिसोर्स प्रोविजनिंग। और तो थर्ड है हमारा टाइप यूज़र सेल्फ प्रोविजनिंग। ठीक है, यूज़र सेल्फ प्रोविजनिंग में क्या होता है, ये डायनामिक और स्टैटिक से अलग कैसा है? क्योंकि देखो स्टैटिक में हमको पता था कि कितना है हमारे आने वाले रिक्वेस्ट्स, तो हमने उतने खरीद लिए, सॉरी हमने उतने बुक कर लिए, यानी कि रेंट कर लिए क्लाउड से। डायनामिक में हमने क्लाउड पे पर यूज़ बेसिस पे अपना एप्लीकेशन अपलोड किया, जिसमें वो सारी रिस्पॉन्स टाइम्स खुद ही देखेगा और एलोकेशन डी एलोकेशन भी वही करेगा। लेकिन यूज़र सेल्फ में क्या होता है, यूज़र सेल्फ में यूज़र को पता है कि कितना आ सकते हैं रिक्वेस्ट, और उसके बेसिस पे यूज़र खरीद लेता है, सॉरी ये पूरा ही खरीद लेता है अपने सर्विसेज को क्लाउड प्रोवाइडर से और उन्हीं को यूज़ करता है, और एक बेसिस ऑफ वेब फॉर्म पे होता है। तो मेंटेनेंस तो उसकी क्लाउड प्रोवाइडर ही करेगा, लेकिन जितनी रिसोर्सेज इसने खरीदे हैं उतने ही रिसोर्सेज ये चलाएगा, है ना। तो ये क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे होता है, तो इसको सेल्फ सर्विस भी कहते हैं। द कस्टमर परचेसेस रिसोर्सेज फ्रॉम प्रोवाइडर विद अ वेब फॉर्म पेइंग विद अ क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपने हिसाब से, यहाँ पे हम लोग ये नहीं पूछ रहे हैं कि कितना आ सकता है फिर कितना नहीं आएगा। हम लोग यहाँ पे टोटली उससे खरीद ही ले रहे हैं कि मुझको बस इतने दे दो, और ये सब जज करने की ज़रूरत नहीं है कि कितने डिमांड आ सकती है। ठीक है, ये आपका थर्ड हो गया। अब हम आते हैं पैरामीटर्स फॉर रिसोर्स प्रोविजनिंग पे। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम रिसोर्स प्रोविजनिंग के वक्त यूज़ करते हैं। पहली चीज़ तो रिस्पॉन्स टाइम्स। देखो रिस्पॉन्स टाइम्स क्या होता है, ये मिनिमम टाइम लगता है अगर आपको एग्जीक्यूट करना है ना कोई टास्क को, तो एग्जीक्यूट करने के बाद आप कंप्लीशन रिस्पॉन्ड करने के लिए कितना टाइम लोगे, इसको कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम्स। ठीक है, और मिनिमाइज कॉस्ट, ये तो भाई बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, कॉस्ट शुड बी मिनिमम फ्रॉम यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू। यूज़र के हिसाब से उसकी कॉस्ट तो मिनिमम होना चाहिए, लेकिन जो प्रोवाइडर के हिसाब से उसका जो रेवेन्यू बन रहा है ना वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये हो गया। फिर आता है फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस आपको पता है सिस्टम जो है वो काम करता रहे, चाहे कोई फॉल्ट या फिर कोई फॉल्टी नोड्स हो जाता है ना, कोई वीएम की हेल्थ ख़राब होती है या फिर वीएम फेल हो जाते हैं, तो फिर तब भी हमारा सिस्टम काम करते रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है रिड्यूस्ड एसएलए वायलेशन। अब मैंने आपको बताया था कि एसएलए क्या होता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है, और सर्विस लेवल एग्रीमेंट अगर फेल हो जाए तो फिर मेन सबसे ज़्यादा भुगतान किसको करना होता है, कॉम्पनसेशन किसको पे करनी होती है, प्रोवाइडर को पे करनी होती है। तो जो प्रोवाइडर होता है वो इस चीज़ पे काम करता है कि उसकी सर्विस लेवल एग्रीमेंट कभी टूटे ना, मतलब जितना वायलेट हो सकता है वो उतना अवॉइड करें। ठीक है, कोई ऐसी एल्गोरिथम या सिस्टम मस्ट बी एबल टू रिड्यूस सर्विस लेवल एग्रीमेंट वायलेशन टू प्रिवेंट रेमेडीज़। रेमेडीज़ अगर देनी होंगी तो फिर ये प्रोवाइडर के लिए नुकसान है ना। अगर आपको रिफंड देना होगा या फिर कॉम्पेंसेशन देना होगा तो फिर प्रोवाइडर के लिए उसी की कॉस्ट पे जाता है ना ये, इसी वजह से वो जितना हो सके इसको कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, फिर आते हैं रिड्यूस्ड पावर कंजम्पशन। अब हम लोग ने रिसोर्स प्रोविजनिंग क्यों करी, कि अगर हम लोग के यूज़ में नहीं आ रहे हैं रिसोर्सेज तो हम उनको डीएलोकेट कर दें, उससे क्या होगा, हमारी पावर कंजम्पशन कम होगी। तो वही है यहाँ पे वीएम प्लेसमेंट्स एंड माइग्रेशन शुड हैव लो पावर कंजम्पशन। ठीक है, तो ये आपके 6 पैरामीटर्स हो गए, इन्हीं के बेसिस पे हम लोग रिसोर्स प्रोविजनिंग करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं मेथड्स ऑफ रिसोर्स प्रोविजनिंग पे। पहला है डिमांड ड्रिवन रिसोर्स प्रोविजनिंग। अब देखो नाम से पता चल रहा है यहाँ पे डिमांड के हिसाब से ही हमारे रिसोर्सेज निकलते हैं या फिर ऐड होते हैं। ठीक है, दिस एड्स या रिमूव्स कंप्यूटिंग इंस्टेंसेस ऑन करंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर हमारा व्हेन अ रिसोर्स हैज सरपास्ड थ्रेशोल्ड फॉर अ सर्टेन पीरियड द स्कीम इंक्रीजेस द रिसोर्स। तो इसको चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। मानो कि हमारा यूज़र एक जीनॉन प्रोसेसर पे अपना कंप्यूटिंग टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा था, तो ये जो कंप्यूटिंग टास्क था उसकी ज़रूरत के लिए ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हमारा जो एक ही जीनॉन प्रोसेसर था ये काफ़ी समय तक काम कर रहा था। तो फिर हमारी जो स्कीम है, जो हमारी डिमांड ड्रिवन स्कीम है, इसने सेंस किया कि यूज़र इज़ यूजिंग वन जीनॉन प्रोसेसर फॉर मोर देन, यहाँ पे कोई भी अमाउंट हो सकता है। ठीक है, ए परसेंटेज अमाउंट ऑफ टाइम। अब मानो अगर 1 घंटे से ज़्यादा वो एक ही जीनोम प्रोसेसर पे कंप्यूट करते जा रहा है और वो भी फुल कैपेसिटी पे रन कर रहा है, तो इसका मतलब वो एक से ज़्यादा डिमांड कर रहा है। क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग का मेन गोल क्या है कि हमारी जो भी कंप्यूटिंग है वो जल्दी हो पाए, और अगर वो जल्दी नहीं हो रही है इसका मतलब एक कम पड़ रहा है। ठीक है, तो फिर ऑटोमेटिकली एलोकेट्स 2 जीनोन प्रोसेसर्स फॉर यूज़र एप्लीकेशन।
अब इंग्लिश में यही लिखा है मैंने, ऑटोमेटिकली एलोकेट्स 2 xenon प्रोसेसर्स फॉर यूजर एप्लीकेशन व्हेन इट सॉ यूजर वाज यूजिंग 1 xenon फॉर मोर देन a परसेंटेज ऑफ टाइम। ठीक है, अब ये समझ गए ना, तो अब तुमको ये लाइन समझ में आएगी। व्हेन अ रिसोर्स हैज सरपास कौन सी सरपासिंग हुई यहाँ पे, इस परसेंटेज की सरपासिंग हुई है। ठीक है, इस टाइम की सरपासिंग हुई है। तो थ्रेशोल्ड क्या बना, यही बन गया हमारा थ्रेशोल्ड। फॉर अ सर्टेन पीरियड द स्क्रीन इंक्रीजेस दैट रिसोर्स, एक रिसोर्स था हमने इंक्रीज कर दिया, किस बेसिस पे, इस परसेंटेज ऑफ टाइम जब ये इंक्रीज हो गया या फिर थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गया तभी हमने इंक्रीज किया। तो ये इसका मतलब हमको पता चल गया कि इसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है, और इसी को कहते हैं डिमांड ड्रिवन रिसोर्स प्रोविजनिंग। सिमिलर फॉर रिमूवल। ठीक है, अब हमने जो ये वाले एग्जाम्पल को देखा, ये एडिंग के लिए देखा कि ज़रूरत पड़ी तो हमने ऐड कर दिया। रिमूवल में क्या होगा, व्हेन अ रिसोर्स इज अनयूज्ड, यानी कि एक जीरो प्रोसेसर खाली ही चल रहा था या फिर वो 0% पे कंप्यूट कर रहा था काफ़ी समय तक। ठीक है, यहाँ पे भी a परसेंटेज ऑफ टाइम यूज़ होगा। फॉर मोर देन अ सर्टन पीरियड द स्कीम डी एलोकेट्स दैट रिसोर्स। ठीक है, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है स्कीम डी एलोकेट करती रहती है। तो सबसे पहले तो ये अमेजोन यूज़ करता है। ऑटो स्केल का फीचर है उनके इलास्टिक कंप्यूट 2 प्लेटफॉर्म में। ठीक है, तो ऑटो स्केल का फीचर यही डिमांड ड्रिवन प्रोसेस को यूज़ करता है। तो ये पहला मेथड हो गया। ठीक है, इजी टू इम्प्लीमेंट है, लेकिन एक इसका डाउन साइड है। सो डजंट वर्क इफ वर्कलोड चेंजेस अब्रप्टली या फिर सडनली। ठीक है, अगर वर्कलोड जल्दी से चेंज हो जाएगा या फिर अचानक से चेंज हो जाएगा तो फिर हमारा ये वाला जो a परसेंटेज ऑफ टाइम वाला स्कीम है ना, ये काम नहीं कर पाएगी, और उसी की वजह से ये फेल हो जाता है उस केस में। ठीक है, ये आपका पहला मेथड था। इसके बाद आते हैं तो नेक्स्ट है हमारा इवेंट ड्रिवन रिसोर्स प्रोविजनिंग। ठीक है, इवेंट ड्रिवन रिसोर्स प्रोविजनिंग को ऐसे समझो कि ये स्पेसिफिक टाइम इवेंट्स पे बेस्ड होता है, कि एक समय पे अगर हमको पता है कि अगले से 3 से 4 दिनों तक बहुत ज़्यादा यूज़र रिक्वेस्ट आने वाली है, तो फिर हम लोग अपने हिसाब से रिसोर्सेज इंक्रीज़ कर देते हैं। यहाँ पे हमको पता है कि आने वाली है, तो इसीलिए हम लोग एंटिसिपेट करते हैं ट्रैफिक को बिफोर इट हैपन्स। जैसे कि एग्जाम रिजल्ट्स होता है ना, और जैसे कि CBSE ICSE की साइट्स आपने देखी होगी, इतने ज़्यादा फ्लड हो जाते हैं वहाँ पे मार्च के समय में। मार्च के समय में क्यों, क्योंकि तब रिजल्ट्स रिलीज होते हैं, और वही हमारा सीजनल इवेंट हो गया, और इसी के लिए ये बेटर होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ यूजर्स ग्रो बिफोर इवेंट एंड फॉल आफ्टर इवेंट कंप्लीशन। इतने नहीं रहेंगे, ऑफकोर्स रहेंगे, लेकिन इतने नहीं रहेंगे। इसी वजह से हम लोग के रिजल्ट्स होते हैं ना, ये मिनिमल लॉसेस इन क्वालिटी ऑफ सर्विस इफ़ प्रेडिक्टेड करेक्टली। अब हमको तो यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते थे ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं 10th के 12th के, वो लोग एक्सेस करेंगे। अगर हमारा प्रेडिक्शन सही हुआ तो फिर हमारे मिनिमल लॉस हो जाएगा, मतलब लॉस जो होता है ना वो मिनिमम हो जाएगा क्वालिटी ऑफ सर्विस में। ठीक है, अगर हमने सही से प्रेडिक्ट नहीं किया या फिर अगर पैटर्न फॉलो नहीं किया इवेंट ने, तो फिर हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे। वही बात होगी ना, आपने बहुत सारी रिसोर्सेज इकट्ठा करके रख लिए कि लोग आएंगे, जस्ट इन केस वो नहीं आए या फिर कोई दिक्कत हो गई तो फिर वो सारे रिसोर्सेज यहाँ पे वेस्ट हो जाते हैं। ये इवेंट ड्रिवन था। अब पॉपुलैरिटी ड्रिवन पे आते हैं। यहाँ क्या होता है, ये पॉपुलैरिटी डिमांड को असेस करता है और उसके बेसिस पे इंस्टेंसेस क्रिएट करता है। ठीक है, जो हमारे कंप्यूट इंस्टेंसेस या फिर रिसोर्सेज होते हैं पॉपुलैरिटी के हिसाब से ये क्रिएट करता है। तो दिस स्कीम एंटिसिपेट्स इंक्रीज ट्रैफिक विद पॉपुलैरिटी। जैसे जैसे पॉपुलर होता जाएगा वैसे वैसे इंस्टेंसेज इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ सर्विस तो बहुत कम लॉस होता है अगर हमने जो हमारी पॉपुलेशन है ना उसको हमने अच्छे से प्रेडिक्ट कर लिया। सिमिलर केस है, बस वहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे यूज़र प्रेडिक्ट करता था, यहाँ पे स्कीम इंस्टेंसेस को क्रिएट करती है प्रेडिक्ट करने के लिए। ठीक है, और अगर हमारे प्रेडिक्शन रॉन्ग हो गए तो फिर रिसोर्सेज वहीं की तरह वेस्ट भी हो जाएंगे। तो ये दोनों आपके 3 मेथड हो गए रिसोर्स प्रोविजनिंग के। अब हम आते हैं मेन चीज़ पे, जो है स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ वेरियस क्लाउड सिक्योरिटी चैलेंजेस। इसको भाई एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इसको मैं अभी होमवर्क में भी दूंगा, इस पूरे डायग्राम को अच्छे से पढ़ लेना, और बनाने को अगर आ जाए तो ये बहुत सिंपल है लेकिन याद करने वाली चीज़ है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटिव दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स हायरार्की ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग की हायरार्की तो दिखती है इसमें से, लेकिन इसी के साथ साथ हर एक जो डोमेन है उसमें जितने सिक्योरिटी चैलेंजेस आते हैं ना वो सब भी दिखते हैं। तो इस डायग्राम को एक बार देखो। सबसे पहले तो क्लाउड सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, इसके अंदर 3 मॉडल आते हैं। पहला तो डिप्लॉयमेंट मॉडल जहाँ पे पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड आता है। उसके बाद सर्विस मॉडल जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस आता है। और आखिर में नेटवर्क इशूज़। तो ये तीनों के जो इश्यूज़ हैं यहाँ मेंशन है, और सर्विस मॉडल के जो इश्यूज़ हैं वो यहाँ मेंशन है, और नेटवर्क इश्यूज़ यहाँ है। ठीक है, इन सबको अभी एक एक करके इन सबको ही देखेंगे। ठीक है, हम लोग शुरुआत करते हैं डिप्लॉयमेंट मॉडल से। तो सिक्योरिटी चैलेंजेस रिलेटेड टू डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। पहली चीज़ तो देखिए क्लोनिंग और रिसोर्स पूलिंग। अब ये बहुत सिंपल टॉपिक है, इसको आप आपसे अंदर ही एक्सप्लेन कर सकते हो। इसमें मैंने 2-4 पॉइंट्स लिख दिए हैं, कुछ में ज़्यादा लिख दिए हैं, एक्सप्लेनेशन बेटर हो पाएगी उसकी वजह से। ठीक है, तो क्लोनिंग एंड रिसोर्स पूलिंग डील्स विद रेप्लिकेटिंग एंड डुप्लीकेटिंग डेटा। अब देखो नाम से पता चल रहा है क्लोनिंग का मतलब रेप्लिकेट हो सकता है, फिर डुप्लीकेट हो सकता है डेटा, है ना। और अगर ये होगा तो फिर क्या होगा, डेटा लीक्स होंगी और ऑथेंटिसिटी इशूज़ हो जाएंगे। ठीक है, फिर मोबिलिटी ऑफ डेटा एंड डेटा रेसिडुअल्स। डेटा रेसिडुअल्स का मतलब बचा हुआ डेटा। अगर हम कहीं से कहीं मूव करते हैं, है ना, जब माइग्रेट हो रहा होता है, तो उस वक्त अगर कोई डेटा बच जाए हमारे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में,
तो वो क्या कर सकते हैं, वो अनऑथराइज्ड एक्सेस के लिए खुला रहता है। तो डेटा मूव टू क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये तो अच्छी बात है, डेटा को मोबाइल कर दिया जाता है क्लाउड पर। लेकिन अगर कोई रिसोर्स बच जाए, पहली चीज़ तो हमको डेटा लोकेशन नहीं पता चलेगी, ठीक है, डेटा लोकेशन इज नॉट रिवील्ड। लेकिन दस विद दिस डेटा मूवमेंट रेसिडुअल्स ऑफ डेटा मे बी लेफ्ट बिहाइंड फॉर अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है। अब कोई भी उसका एक्सेस कर सकता है, क्योंकि हमने जब डेटा को मूव कर रहे थे तो फिर वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं था, ठीक है। फिर आते हैं इलास्टिक पेरीमीटर। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर्टिकुलरली प्राइवेट क्लाउड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, कंप्राइजेज ऑफ एन इलास्टिक पेरीमीटर। ये इलास्टिक पेरीमीटर क्या होता है, मैनी डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन अलाउ डेटा शेयरिंग। अब अगर डेटा शेयरिंग होगी तो फिर एक्सेस तो बढ़ेगा, है ना। अगर डेटा शेयरिंग हो रही है तो फिर क्या हमारा पेरीमीटर, जो हमारे बाउंड्रीज हैं जिसको पेरीमीटर बोलते हैं, वो इलास्टिक हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सेस कर रहे हैं तो इसका मतलब डेटा ब्रीचेस के लिए भी खुल रहा है ना हमारा डेटा, तो इसलिए इलास्टिक पेरीमीटर भी एक चैलेंज बन गया। फिर आते हैं शेयर्ड मल्टी टेनेंट। अब देखिए मल्टी टेनेंट तो सबको पता है कि बहुत सारे ऐप्स जब कॉन्करेंटली रन कर रहे हो सेम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो फिर हमको बस यूज़र डेटा हाइड करने की बात होती है, उसी को हम लोग मल्टी टेनेंट कहते हैं ना। बहुत सारे ऐप्स हैं, अगर बहुत सारे यूज़र्स जब अपना डेटा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे रन कर रहे हो तो मल्टी टेनेंट हो गया। लेकिन पार्ट्स ऑफ पब्लिक क्लाउड एड सिक्योरिटी, जैसे कि रिस्क एज डेटा स्टोर्ड ऑन सेम हार्डवेयर, ठीक है। अब हमने बहुत सारे लोगों को तो रख दिया, लेकिन उन सबका डेटा भी तो इस एक ही हार्डवेयर में स्टोर हो रहा है। तो अगर डेटा लीक हो गई, या फिर कहीं आईडी एक्सचेंजेस हो गई, या फिर कोई फॉल्ट या फिर बग की वजह से कोई दिक्कत हो गई, तो फिर हमारे एक से ज़्यादा डेटा की क्या कह सकते हैं, इंटेग्रिटी खत्म हो जाती है। तो ये एक रिस्क बन गया। फिर अनइनक्रिप्टेड डेटा, अभी तो सभी को पता है कि डेटा इनक्रिप्टेड नहीं होगा तो फिर खुलने के चांसेस रहते हैं, है ना। कोई भी बेसिक एल्गोरिदम रन करके डेटा को ब्रेक कर सकता है। और अनइनक्रिप्टेड डेटा इज वल्नरेबल एंड डजेंट हैव एनी सिक्योरिटी मैकेनिज्म, डजेंट हैव एनी सिक्योरिटी मैकेनिज्म, इजीली एक्सेसिबल टू अनऑथराइज यूज़र। अब अगर डेटा इंक्रिप्टेड नहीं है तो फिर कोई भी यूज़र आके एक्सेस कर सकता है ना। अब अगर मैंने कॉपी में लिखा है और मैं कॉपी को कहीं सेफ जगह नहीं रखूँगा तो इसको खोल के कोई भी इंसान इसमें से पढ़ सकता है, तो वही बात है। तो फिर ऑथेंटिकेशन एंड आइडेंटिटी मैनेजमेंट, ये IAM कहलाता है और इसको भी हम आगे भी पढ़ेंगे। इसकी रिस्क देख लो। तो क्लाउड हेल्प्स ए यूज़र टू फैसिलिटेट एक्सेस टू प्राइवेट डेटा एंड वेरियस सर्विसेज अक्रॉस द नेटवर्क, ये तो अच्छी बात है। लेकिन आइडेंटिटी मैनेजमेंट में दिक्कत होती है। दस आइडेंटिटी मैनेजमेंट हेल्प्स एंड ऑथेंटिकेटेड द यूज़र, या सिर्फ ऑथराइज की बात हो रही है यहाँ पे, थ्रू क्रेडेंशियल्स, ठीक है। हम लोग हर एक यूज़र को ऑथराइज डिक्लेयर करते हैं उसके क्रेडेंशियल्स के बेसिस पे। अगर उसके क्रेडेंशियल्स वैलिड हैं, मतलब वो अलाउड है, तो वो ऑथराइज्ड है, नहीं तो वो अनऑथराइज यूज़र बन जाता है और उसको एक्सेस नहीं दे सकते, ठीक है। ये आपके थे सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। अब मैंने आपको कहा था ना, अभी हमने ये देख लिया, पूरे कवर कर लिए हैं, और इन्हीं सबको मैंने यहाँ लिखा है, एक बार देखिए। क्लोनिंग हो गई, हमने डेटा मोबिलिटी करी, इलास्टिक पैरामीटर करे, है ना, मल्टी टेनेंट, अनइनक्रिप्टेड और IAM करा। अब हम आते हैं डेटा लीकेज पे, वहाँ से शुरू करें। अब हम आते हैं सिक्योरिटी चैलेंजेस रिलेटेड विद सर्विस मॉडल, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। यही दोनों मेनली मैटर करते हैं और इसके साथ हम शुरू करते हैं। पहली चीज़ तो डेटा लीकेज एंड कॉन्सिक्वेंट प्रॉब्लम्स। अब वहाँ डिप्लॉयमेंट मॉडल्स थी, क्योंकि वो पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड क्लाउड की बात हो रही थी। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की बात हो रही है, तो इसलिए हम लोग इसको सर्विस मॉडल्स कहते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो डेटा लीकेज, जैसे कि डेटा डिलीशन हो सकता है, ऑल्ट्रेशन हो सकता है, अगर बैकअप नहीं लिया। और बैकअप क्या करता है, सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी को तो मेंटेन करेगा, लेकिन अगर बैकअप खाली रखा है ना, तो फिर वो ब्रीचेस भी कॉस्ट करता है। अब अगर आपने बहुत सारा डेटा को बैकअप करके दूसरी जगह रख दिया, तो जितना सेंसिटिव पहला वाला डेटा था उतना ही सेंसिटिव तो उसका बैकअप भी होगा। और अगर अनऑथराइज इंसान ने बैकअप रीच कर लिया तो फिर हमारा पूरा डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, जो अभी चल रहा है वो भी, क्योंकि बैकअप तो वही चीज़ थी ना। फिर आते हैं मलिशियस अटैक पे। तो मलिशियस यूज़र मे गेन एक्सेस टू सर्टन कॉन्फिडेंशियल डेटा, जैसे कि डेटा ब्रीच। तो मलिशियस, अगर कोई वायरस वगैरह हुआ या फिर कोई मलिशियस यूज़र आ गया जिसने दूसरे यूज़र के क्रेडेंशियल्स को हैक कर लिया, तो वो भी डेटा ब्रीच कर सकता है। फिर बैकअप एंड स्टोरेज, क्लाउड वेंडर्स मस्ट इंश्योर रेगुलर बैकअप इज इम्प्लीमेंटेड विद ऑल मेजर्स, लेकिन जनरली बैकअप्स आर अनएन्क्रिप्टेड, और यही दिक्कत होती है। डेटा बैकअप लीड्स टू सिक्योरिटी थ्रेट्स। डेटा बैकअप वैसे अच्छी चीज़ है क्योंकि डिजास्टर रिकवरी में तो हेल्प करती है, लेकिन अगर वो अनएन्क्रिप्टेड है तो फिर वो सिक्योरिटी थ्रेट्स खुद ही बन जाता है, ठीक है। फिर शेयर टेक्नोलॉजी इशूज़, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले वेंडर्स थे, दे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इन अ स्केलेबल वे बाय कंट्रीब्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी तो हमने फेडरेशन में देखा था ना कि सब लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन यहाँ पर आइसोलेशन ख़राब हो जाती है। अगर हमने बहुत सारे मल्टी टेनेंट लोगों को रखे हैं, आर्किटेक्चर हमारा जो है वो मल्टी टेनेंट है, तो फिर हर एक जो टेनेंट था उसके आइसोलेशन को, इंटेग्रिटी उसकी जो ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो उसके आइसोलेशन को अफेक्ट ना पड़े, इसलिए हमको टेक्नोलॉजी इश्यूज़ को भी देख के चलना पड़ता है, ये हमारा एक चैलेंज बन गया। इसके अलावा सर्विस हाईजैकिंग पे आते हैं। सर्विस हाईजैकिंग ये होता है ना कि इलीगल कंट्रोल हमने रिसोर्सेज के ऊपर क्लेम कर लिया। इसकी टेक्निक्स देख लो, फिशिंग है, फ्रॉड हो सकता है, या फिर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है।
तो सर्विस हाईजैकिंग वन ऑफ द टॉप मोस्ट थ्रेट्स के नाम से हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि अगर हमारे रिसोर्सेज हाईजैक हो गए तो रिसोर्स का ऑपरेशन, उसका डेटा और उससे जितने रिसोर्सेज कनेक्टेड थे वो सभी एक तरीके से हाईजैक हो सकते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं वीएम हॉपिंग पे। ये आखिरी चैलेंज है। अटैकर क्या करता है, यहाँ पे एक दूसरे वीएम का एक्सेस कर लेता है। अगर उसने वीएम का एक्सेस कर लिया तो यही बात है, इसी का एक्सटेंशन है। ठीक है, वो उसका रिसोर्स प्रोसीजर देख पाएगा, उसके कॉन्फ़िगरेशंस देख पाएगा, उसका डेटा भी डिलीट कर पाएगा, और विक्टिम की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और क्या कह सकते हैं अवेलेबिलिटी को भी वो अफेक्ट करता है। इसके साथ आपके सारे सिक्योरिटी के चैलेंजेस खत्म होते हैं। सर्विस और उसके नेटवर्क वाले में आप सारे एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। देखो, अगर वो पूछ भी लिया गया तो भी ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसको कहते हैं ना ब्राउजर हिस्ट्री। अगर आपको पता है नेटवर्क के हिसाब से ब्राउजर हिस्ट्री जो होती है हमारी वो लीक हो सकती है, क्योंकि हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास ही तो जाती है हमारी ब्राउजर हिस्ट्री। लॉक इन, सब आपको वेंडर लॉक इन पता है, डेटा लॉक इन पता है ना। इसको बफर ओवरफ्लो कहते हैं, और इसको डीडॉस अटैक्स भी इसमें आते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट डेटा डिलीशन, अगर डेटा ढंग से डिलीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट है ये, जो हमारा डेटा डिलीट हो रहा था वो इनकम्प्लीट है, तो फिर हमारा रेसिडुअल डेटा वाली कंडीशन आ जाती है ना। फिर आते हैं एक्सएमएल सिग्नेचर एलिमेंट रैपिंग और एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक। इसको आप ऐसे ही बना के लिख सकते हो। इसके बाद आता है हमारा क्लाउड सिक्योरिटी कंट्रोल्स। 4 कंट्रोल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको खत्म करते हैं करके। तो डिटेक्टिव कंट्रोल, सबसे पहले तो हम लोग ये करते हैं ना कि हम रिएक्ट करते हैं और डिटेक्ट करते हैं जितने भी इंसिडेंट पॉसिबल हो सकते थे हमारे क्लाउड में। मानो अगर कोई इंसिडेंट हो गया तो हम उसको डिटेक्ट करेंगे और उसके हिसाब से इंस्टेंटली और अप्रोप्रिएटली रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो एप्ट रिएक्शन होना चाहिए और इंस्टेंट रिएक्शन होना चाहिए इंसिडेंट के बेसिस पे। दूसरा है प्रिवेंटिव कंट्रोल। हमने यहाँ पे डिटेक्ट करा इंसिडेंट को, यहाँ क्या है, हम अवॉइड करते हैं, हम पहले से अपने सिस्टम को स्ट्रेंथन कर देते हैं कि कोई इंसिडेंट या अटैक हो ही ना पाए। ठीक है, जितनी भी वल्नरेबिलिटीज़ थी जिसकी वजह से हो सकते थे उनको एलिमिनेट करते हैं। उससे क्या होगा, सिस्टम स्ट्रेंथन हो जाएगा और हम प्रिवेंट कर पाएंगे। फिर आता है डिटरेंट कंट्रोल। इसमें होता है ना, हम एक ऐसे रिड्यूस कर देते हैं अटैक्स को जिससे हमारा जो थ्रेट लेवल है वो रिड्यूस हो जाता है, और वार्निंग साइन के लिए भी ये काम करता है डिटरेंट कंट्रोल। फिर चौथा और आखिरी है करेक्टिव कंट्रोल। करेक्टिव कंट्रोल में मानो कि कोई इंसिडेंट हो गया, तो अगर वो इंसिडेंट हो गया फिर डिज़ास्टर हो गया, तो चाहे वो डिज़ास्टर से रिकवर करना हो या फिर बैकअप करना हो, है ना, अगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस जितने हो पाए वो हम लोग अगर रिड्यूस कर दें तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। इसलिए इसको करेक्टिव कंट्रोल कहते हैं। जैसे कि रिस्टोर करना, है ना, डिज़ास्टर हो गया तो फिर क्या हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस करेक्ट कर रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं बैकअप से, तो यही होता है। फिर आता है हम लोग क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस। इसके भी चैलेंजेस होते हैं, लेकिन ये होता क्या है पहले ये देख लो। क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस होता है कि इट रिफर्स टू अ मैनेजमेंट मॉडल दैट फैसिलिटेट्स इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस। ठीक है, इन क्लाउड टू अचीव बिजनेस टारगेट्स। अब बिजनेस टारगेट्स को अचीव करने के लिए हम लोग को इफेक्टिव और एफिशिएंट सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, और इसी को हम सिक्योरिटी गवर्नेंस कहते हैं। तो दिस इनकॉर्पोरेट्स अ वैरायटी ऑफ एग्जीक्यूटिव मैंडेट्स, लाइक पहली चीज़ तो परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस होगी हमारी। ठीक है, ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस होंगी, है ना, स्ट्रक्चर होंगे, मैट्रिक्स होंगे, रिजल्ट्स होंगे, और इसमें हमारा क्या होगा, हमारी ऑप्टिमाइज हो जाएगी बिजनेस वैल्यू। जो एंटरप्राइज की बिजनेस वैल्यू है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस बना के रखी हैं, हमने ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस रखी हैं, हमने स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं, है ना, मैट्रिक्स हैं, रिजल्ट्स हैं, तो इन सब से हमारी ऑप्टिमाइजेशन होगी बिजनेस वैल्यू की। लेकिन इसमें भी ना चैलेंजेस हैं। तो मेन इसके चैलेंजेस देख लो। पहली तो है लैक ऑफ सीनियर मैनेजमेंट या फिर पार्टिसिपेशन। लैक ऑफ सीनियर मैनेजमेंट एंड इनिशियल सिक्योरिटी पॉलिसीज इज वन ऑफ द कॉमन चैलेंजेस फेस्ड बाय क्लाउड कस्टमर्स। अब ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर हम कोई कस्टमर को ले रहे हैं तो पहली चीज़ हमारे जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है ना उस पर हो सकता है कि इतने सीनियर्स प्रेजेंट ना हो। सीनियर्स नहीं होंगे तो फिर हमको बिना एक्सपीरियंस के चलना होगा, और एक्सपीरियंस कैसे गेन होता है, इंसिडेंट्स जब होंगे तभी तो होगा, उसके लिए इंसिडेंट्स होने ज़रूरी हैं, वही तो हम अवॉइड कर रहे हैं, और इसलिए ये चैलेंज बन जाता है। तो सिक्योरिटी पॉलिसी पे आता है ना, वो होता क्या है, सिक्योरिटी पॉलिसी जो हमको सीनियर मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन से मिल सकती थी वो एग्जीक्यूटिव टोन सेट करती है ना, प्रिंसिपल्स और एक्सपेक्टेशंस के लिए। अब हमारे जितने भी ऑपरेशंस और मैनेजमेंट हैं उनके लिए एग्जीक्यूटिव टोन सेट हो जाएगी, प्रिंसिपल्स बन जाएंगे, तो हमारी सिक्योरिटी वो बेटर हो जाएगी। और इसका इसका ना होने का रिजल्ट यही है कि हमारी कम्युनिकेशन जो होती है ना वो इनफेक्टिव होती है, और हमारे टोन्स और एक्सपेक्टेशन फॉर सिक्योरिटी वो भी अप टू द मार्क नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिक्योरिटी पॉलिसी मिसिंग है। ठीक है, तो टू फिक्स दिस इट्स इंपॉर्टेंट टू एंगेज द एंटरप्राइज इन डिस्कशन एंड डेफिनेशन ऑफ टोन एंड एक्सपेक्टेशंस फॉर सिक्योरिटी दैट विल फीड अ फॉर्मल एंटरप्राइज सिक्योरिटी पॉलिसी। तो सबसे पहले सिक्योरिटी पॉलिसी बनाने के लिए हमको एंटरप्राइज के सारे एम्प्लॉयज़ को डिस्कशन करना होगा कि हम लोग जो हमको चाहिए, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसी टोन होनी चाहिए हमारी सिक्योरिटी के लिए, वो सब बना के एक फॉर्मल एंटरप्राइज सिक्योरिटी पॉलिसी कंस्ट्रक्ट करना। यही बेसिक चीज़ थी, और इसी को बनाएंगे तो हमारी ये पॉलिसी और ये चैलेंज भी कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा आता है तो लैक ऑफ एम्बेडेड मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल कंट्रोल्स। तो एम्बेडेड मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कंट्रोल का मतलब है
कि जो हमारी एम्बेडिंग होती है ना, वो इतनी कंट्रोल नहीं होती, वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती सिक्योरिटी ऑपरेशन प्रोसेस की वजह से, जिसकी वजह से हमारे डे टू डे रिस्क ऑपरेशनल हो जाते हैं। ठीक है, जो हमारी एम्बेडिंग होती है ना, जो एंटरप्राइजेस में एम्बेडिंग्स होती हैं, वो सब कंट्रोल नहीं होती हैं और इफेक्टिव नहीं होती है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी ऑपरेशन प्रोसेस काम नहीं करेगा। और अगर सिक्योरिटी ऑपरेशन प्रोसेस नहीं काम करेगा तो ऑपरेशनल रिस्क तो डे टू डे आएंगे, है ना। तो दिस में रिजल्ट इन ऑपरेशनल रिस्क दैट मे नॉट बी अपेरेंट टू द एंटरप्राइज। हमको अभी नहीं पता चल रहा है, लेकिन बाद में ड्यूरिंग ऑपरेशनल हमको पता चलेंगे, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान ही वो रिस्क इंसिडेंट कॉज करता है। ठीक है, और याद रखना भाई, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, क्योंकि और सब्जेक्ट्स भी आ रहे हैं और यूनिट्स भी आ रही हैं, तुम्हारा भाई मेहनत कर रहा है। फिर हम आते हैं लैक ऑफ ऑपरेटिंग मॉडल्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ऑपरेटिंग मॉडल्स की जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना, उनकी ज़रूरत भी होती है यहाँ पे। और ये थर्ड और चैलेंज है फाइनल। तो मेनी इंटरप्राइजेस मूविंग टू ऑन क्लाउड एनवायरनमेंट टेंड टू लैक फॉर्मल ऑपरेटिंग मॉडल। अब जितने भी इंटरप्राइजेस हैं ना जो क्लाउड में मूव कर रहे हैं, उन पे एक चीज़ मिसिंग होती है, सिक्योरिटी का कोई फॉर्मल ऑपरेटिंग मॉडल नहीं होता है, और ना ही कोई प्रैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक रोल्स होते हैं उनके पास इस चीज़ को एक्चुअलाइज करने के लिए। इसकी वजह से क्या होता है, हमको एक सिक्योरिटी और एक ऑपरेशनल फंक्शनैलिटी बना के रखनी होती है क्लाउड में सिक्योरिटी को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो दिस अफेक्ट्स इफेक्टिवनेस ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल फंक्शनैलिटीज टू सपोर्ट सिक्योरिटी इन क्लाउड। और हायरार्की कैन बी एम्प्लॉयड एज इनसोर्स्ड, आउटसोर्स्ड एंड को-सोर्स्ड मॉडल डिपेंडिंग ऑन कल्चर, नॉर्म्स एंड रिस्क। तो जो हमारी क्लाउड हायरार्की है वो हम 3 तरीकों में एम्प्लॉय कर सकते हैं, चाहे वो इनसोर्स करके कर ले, चाहे आउटसोर्स करके कर ले दूसरों से लेके, या फिर किसी के साथ अग्रीमेंट में को-सोर्स करके मॉडल का यूज़ करें। ठीक है, चाहे वो कल्चर के बेसिस पे हो, नॉर्म्स के बेसिस पे हो, या फिर रिस्क के बेसिस पे हो। चौथा और फाइनल ये है कि लैक ऑफ मेट्रिक्स फॉर परफॉर्मेंस एंड रिस्क। अगर हमारे मेट्रिक्स नहीं होंगे ना परफॉर्मेंस और रिस्क के लिए, तो ये एक मेजर इशू बन जाता है क्लाउड कस्टमर्स के लिए, क्योंकि अगर हमारे पास कोई डिफाइंड मेट्रिक्स नहीं होंगे तो फिर हम सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस को मेजर ही नहीं कर पाएंगे, है ना। मेट्रिक्स ही प्रेजेंट नहीं है तो फिर हम मेजर किस बेसिस पे करें, हमारे पास कोई यूनिट ही नहीं है मेजर करने के लिए। तो ये एक हमको आइडिया ही छीन लेता है कि हमारा सिस्टम कितने लेवल पे परफॉर्म कर रहा है। अब कितने लेवल पे परफॉर्म करने के लिए पता होना चाहिए ना कि लेवल्स कौन कौन से हैं, वही मैचिंग है यहाँ पे। तो यही चौथा चैलेंज है। ठीक है, इसके अलावा क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस के ऑब्जेक्टिव्स देख लो, ये बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव है, इसको एक बार एक्सप्लेन करके लिख लेना। स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट होना चाहिए, है ना। अगर हमारी स्ट्रैटेजीज एक साथ अलाइन रहें तो फिर हमारी जो एफर्ट्स हैं वो भी एक ही डायरेक्शन में रहेंगे। फिर वैल्यू डिलीवर होनी चाहिए, रिस्क माइग्रेशन होना चाहिए, इफेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ये तो पता है, ये सस्टेन्ड परफॉर्मेंस भी पता है, ये सब आप खुद से बना के लिख सकते हो। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है आइडेंटिटी, एक्सेस एंड मैनेजमेंट। ये रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल्स में आता है, जिसमें हर यूज़र के पास या फिर हर एक एम्प्लॉय के पास जो हमारे क्लाउड में काम कर रहा है उसके पास एक रोल होगा। उसी रोल के बेसिस पे उसको परमिशंस दी जाती हैं रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो जैसी जैसी आइडेंटिटी होगी, अगर वो खाली व्यूअर होगा तो उसको कोई भी वीएम को एडिट करने का वो नहीं देंगे परमिशन, ना ही स्टोरेज को एक्सेस करने की परमिशन देंगे। अगर वो एडिटर होगा तो हम किसी भी वीएम को उसके अंदर कोई कस्टम स्क्रिप्ट रन कर सकते हैं, इस चीज़ की परमिशन आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो कस्टम बूट स्क्रिप्ट हो या फिर नया ओएस उसमें लोड करना हो, तो ऐसी परमिशन आपको एक्सेस के बेसिस पे मिलती है, और वह एक्सेस और मैनेजमेंट आइडेंटिटी के बेसिस पे मिलता है। तो अ सिस्टम दैट सिक्योर्स, स्टोर एंड मैनेजेस यूजर आइडेंटिटीज एंड प्रिविलेजेस मतलब एक्सेस। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन आईएम आर सिंगल साइन ऑन, ये एक टाइप का आईएम होता है, और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपने देखा होगा कि ये सबसे पहले जो इंटरनेट बैंकिंग होती थी उसमें क्या होता था, उसमें सबसे पहले यूज़र और पासवर्ड डालता था यूज़र, उसके बाद जब ट्रांजैक्शन की बारी होती थी उसके बाद उसको एक वन टाइम पासवर्ड फिर से भेजा जाता था, और वही मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होती है। ठीक है, मानो अगर इसके अलावा 3 4 और लेवल्स हों हमारे ऑथेंटिकेशन को, तो फिर उसको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहते हैं। ठीक है, और सिंगल साइन ऑन मतलब एक ही पासवर्ड से हर जगह साइन ऑन कर पाएँ, लाइक मास्टर पासवर्ड होता है ना, मास्टर पासवर्ड एक ही पासवर्ड होता है जिसकी वजह से आप काफ़ी सारे सिस्टम्स पर लॉग इन कर पाओ। तो क्लाउड अलाउज एम्प्लॉयज टू वर्क फ्रॉम एनी वेयर एट एनी टाइम एंड इन एनी डिवाइस। पहले क्या रिस्ट्रिक्शंस होते थे कि आप इसी डिवाइस से लॉगिन करोगे क्योंकि यही रजिस्टर्ड है क्लाउड में, लेकिन अब जब ये सारी चीज़ें आ गई हैं तो वो रिस्ट्रिक्शन हट गई है ना, लोकेशन की रिस्ट्रिक्शन हट गई है। तो दिस मीन्स वर्कफोर्स हैज़ मूव्ड बियॉन्ड द प्रोटेक्शंस ऑफ ऑन प्रेमिसेस सिक्योरिटी। अब अगर वर्कफोर्स, अब ये सिक्योरिटी की बात है, ठीक है, यूज़र की आइडेंटिटी और एक्सेस सिर्फ सिक्योरिटी के लिए हमारे क्लाउड के स्ट्रक्चर की, वो कहीं से भी एक्सेस करे अब हमको मैटर नहीं करता, क्योंकि हमारे पास मैनेजमेंट हो गया है एक्सेस का। अगर वो व्यूअर है तो फिर वो चाहे यहाँ से व्यू करे चाहे बाहर से व्यू करे, उसके पास एक्सेस तो नहीं है ना किसी चीज़ का, वो किसी चीज़ को लीक नहीं कर सकता। तो यही हमारी ऑन प्रेमिसेस सिक्योरिटी मेंटेन्ड है, लेकिन जब यूज़र प्रेमिसेस में नहीं है तब भी मेंटेन्ड है, यही इसकी फंक्शनैलिटी होती है। ठीक है, इसके आते हैं बेनिफिट्स पे।
तो बेनिफिट्स ऑफ IAM पढ़ लो। सबसे पहले तो यूज़र एक्सपीरियंस इंक्रीज होगा, क्योंकि जो सिंगल साइन ऑन है ना, वो एलिमिनेट कर देता है मल्टीपल पासवर्ड को रिमेंबर करने की दिक्कत जो होती थी कि हर एक सिस्टम के लिए नया पासवर्ड रटो। तो वो दिक्कत की वजह से सिंगल साइन ऑन बनाया गया कि एक ही पासवर्ड याद रखो, हर जगह वही लगा देना। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिस्टम भी ऐसे ही एक्सेस करते हैं। और यूज़र ऑथेंटिकेशन स्क्रीन और अवेलेबिलिटी, ये भी वैरायटी में आ जाती है यूज़र के लिए, ठीक है। सिक्योरिटी प्रोफाइल भी इन्हांस हो गई। कैसे हुई? क्योंकि यूज़र एक्सेस लेवल पे बेस्ड हो गया ना। सिक्योरिटी प्रोफाइल पहले कैसी थी कि कोई भी अगर इंसान आए तो फिर उसका एक्सेस मत देना। अब क्या है, अब जो डिफाइंड एम्प्लॉयज़ हैं सिर्फ उन्हीं को एक्सेस मिलता है, तो फिर बाकी सबके लिए क्या, उसके लिए बाकी सबके लिए डिफ़ॉल्ट में मना हो जाता है। तो यही एनहांस हो गया ना। तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल यूज़र एक्सेस, ठीक है। IAM क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली यूज़र एक्सेस कंट्रोल करता है। मानो अगर किसी एम्प्लॉय को फायर कर दिया गया या फिर उसके रेजिग्नेशन ले लिया, तो इंस्टेंटली उसका एक्सेस हट जाएगा उन सारे रिसोर्सेज में से, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों पे ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है ये। तो अलाउस इजी एक्सेस नो मैटर वेदर वेयर वी आर, ठीक है, नो मैटर वेयर वी आर। तो मैंने आपको बताया कि चाहे IAM ले लो, चाहे मल्टी फैक्टर ले लो, चाहे SSO ले लो, ये सब सिस्टम को इंटरकनेक्ट करते हैं और रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करते हैं कोई भी फिजिकल कम्युनिकेशन के बेसिस पे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पर हो, चाहे हम यूनाइटेड स्टेट में हो, हम कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। जब तक हम इंटरनेट से कनेक्टेड है हमें एक्सेस मिलेगा, लेकिन बस इस चीज़ पे मिलना चाहिए कि हम ऑथराइज होने चाहिए, ठीक है। ऑथराइजेशन के बेसिस पे ही रहता है। फिर ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग भी ईजी हो गई, क्योंकि ऑडिटिंग क्रेडेंशियल्स SSO ईजी बना देता है। और IT डिपार्टमेंट के लिए यूज़र के जो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, जो यूज़र को दिक्कतें आ रही हैं, वो सब ट्रैक करना भी ईजी हो गया। क्यों? क्योंकि यूज़र का अपना एक लेवल बन गया ना एक्सेस का। अब उसको कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है वो सब आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो इस चीज़ से कि यूज़र का एक्सेस कहाँ कहाँ पे था, वहीं पे दिक्कतें आ सकती हैं। तो आपकी दिक्कत है जो उसको ट्रैक करने की थी वो भी रिड्यूस हो गई और सिंप्लीफाई हो गई। फिर प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो गई और IT कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। सिंगल साइन ऑन हेल्प डेस्क फॉर पासवर्ड्स। अब क्या होता था, अगर भूल गए तो फिर जाओ फॉरगॉटन पासवर्ड पे या फिर किसी को रीच करो कि जो आपका पासवर्ड रीसेट कर पाए। सिंगल साइन ऑन ने क्या किया, एक ही पासवर्ड याद करना है तो फिर अब वो तो इतने आराम से कोई नहीं भूलेगा ना। 50 पासवर्ड याद करना समझ में आता है कि भूल सकते हो आप, लेकिन सब लोग दिमाग में एक या दो तो रखते हैं। तो अब इसकी ज़रूरत कम हो गई, अब इतने हेल्प डेस्क नहीं चाहिए क्योंकि इतने लोग भूल नहीं रहे पासवर्ड्स। वही दिक्कत सॉल्व हो गई। और IAM प्रोवाइड्स एक्सटेंसिव ऑडिट ट्रेल्स, एक्सेस रूल्स, पॉलिसीज एंड ट्रूली ऑटोमेट IAM अक्रॉस एंटरप्राइजेस। आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट को एंटरप्राइज के अक्रॉस उसने ऑटोमेट कर दिया है। अगर मैंने आपको बताया ये सारे रीजंस की वजह से ऑटोमेटिकली कंट्रोल यूज़र एक्सेस, अब अगर यूज़र का एक्सेस ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जा रहा है तो फिर ये सारी चीज़ें भी ऑटोमेटिकली ही तो कंट्रोल हो रही हैं, है ना। अगर किसी यूज़र ने सब्सक्रिप्शन कैंसिल कर लिया तो उसका सारा एक्सेस चला जाता है। तो वही चीज़ है, ठीक है। इसके एडवांटेजेस पे आते हैं एक बार। तो फ्यूअर अकाउंट पासवर्ड टू मैनेज, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, जितने कम पासवर्ड्स होंगे उतना अच्छा रहेगा। उसकी वजह से लेस पासवर्ड रिमेंबरिंग फटीग, है ना। फिर लेस यूज़र टाइम नीडेड टू लॉग इनटू डिफरेंट सिस्टम्स। अब पहले यूज़र क्या करता था, एक लिस्ट लेके चलता था या फिर फ़ोन में कहीं लिख लेता था। जब पासवर्ड एंट्री की टाइम आई तो फिर वो उसको देखता था कि कहाँ लिखा है मैंने, उस समय टाइम वेस्ट होता था। अब क्या है, सिंपली एक या तो फिंगरप्रिंट ही यूज़ करने लगे ना आजकल। आजकल बायोमेट्रिक इतना चल रहा है कि ये सिंगल साइन ऑन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वही बात है कि अब लॉगिन का हमारा टाइम बहुत कम हो गया है कि सिंपली आप अपना बायोप्रिंट उनको एक्सेस करो और 1 या 2 सेकंड में आपको ऑथराइजेशन मिल जाएगी। तो ये काफ़ी छोटा हो गया। फिर फ्यूअर सपोर्ट रिक्वायरमेंट फॉर पासवर्ड रीसेट्स, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। और प्रोवाइड कंट्रोल लोकेशन फॉर प्रोवाइड सेंट्रल लोकेशन फॉर एडमिन मैनेजमेंट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो एक ही लोकेशन में सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट होते हैं अकाउंट्स के। तो ये सब IAM के एडवांटेजेस थे। इसके अलावा डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि प्राइमरी कंसर्न विद सिंगल साइन ऑन इज दैट इट क्रिएट्स अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अब इसको अच्छे से समझना। अब अगर मानो मैंने किसी और के सामने वो पासवर्ड डाल दिया और वो पासवर्ड किसी और बंदे ने देख लिया, तो अब क्या करेगा, वो हर जगह जा सकता है और हर एक सिस्टम पे वही पासवर्ड एक्सेस होते हैं, है ना। क्योंकि हर सिस्टम आप सिंगल साइन ऑन पे चल रहे हैं, मतलब एक ही पासवर्ड से आप कुछ भी खोल सकता है वो। तो जितने मेरे लिमिट्स में था, जितने के लिए मुझको एक्सेस मिला था, वो सारी चीज़ों पे अब इसको भी एक्सेस मिल गया। तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर क्रिएट हो गया ना यहाँ पे। इफ ऑथेंटिकेशन सर्वर फेल्स, मानो यहाँ तो ये दूसरी ब्रीच हो सकती है ना। ये क्या था, सिंगल ब्रीच पॉइंट था ये। और अगर सर्वर ही वो ख़राब हो गया जहाँ से जो कंफर्म कर रहा था मेरे एक पासवर्ड को, अगर ऑथेंटिकेशन सर्वर ख़राब हो गया तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर आता है। जो मैंने अभी आपको समझाया वो सिंगल ब्रीच पॉइंट था, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10 मल्टीपल ऑथेंटिकेशन सर्वर वहाँ पे रखे रहते हैं कि रिडंडेंसी बढ़े। मानो एक ख़त्म हो गया या फिर एक ख़राब हो गया तो फिर जब तक वो रिपेयर हो रहा है तब तक दूसरा जो रिडंडेंट था सर्वर वो तो अब एक्टिव हो गया ना। इसी वजह से हमको एक से ज़्यादा लेके चलने पड़ते हैं। तो सिंगल साइन ऑन की बस ये दिक्कत है। और दूसरी दिक्कत यही है, अ सिंगल पॉइंट कैन ऑल्सो क्रिएट अ सिंगल ब्रीच पॉइंट। इफ़ पासवर्ड इज ब्रीच्ड
देन अटैकर गेन्स एक्सेस ऑफ ऑल रिलेटेड सिस्टम, जितने पे हमको एक्सेस था अब वो अटैकर के पास आ गया। तो ये सिंगल ब्रीच पॉइंट भी है और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर भी है, ये दोनों मेन डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। और ये आर्किटेक्चर ऑफ IAM एक बार पढ़ लेना, ठीक है भाई। इसके जितने पॉइंट्स हैं इनको एक बार पढ़ लेना। पहला तो क्लाउड सर्विस एंड मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर देख लेना, फिर सिक्योरिटी मैनेजमेंट आर्किटेक्चर देख लेना, सिंगल साइन ऑन मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन इसको फेडरेशन के साथ एक बार देख लेना, एनालिटिक्स एंड इंटेलिजेंस देख लेना, और गवर्नमेंट रिस्क एंड कंप्लायंस देख लेना। इसकी ज़रूरत हो जाएगी, इसलिए भाई हो सकता है ये पूछा जा सकता है, ठीक है, इसलिए इसको एक बार पढ़ लेना। तो इसके बाद हम आते हैं क्लाउड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स पे। ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला स्टैंडर्ड तो देखो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी, इसको कहते हैं ITIL, ठीक है, इसको ITIL भी कहते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी, तो दिस डिफाइंस एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस बेस्ड अप्रोच फॉर मैनेजिंग IT सर्विसेज, ठीक है। जितनी भी IT सर्विसेज थी उनको मैनेज करने के लिए एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस मिल जाता है। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हेल्प्स इंश्योर प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स ऑन और इम्प्लीमेंटेशन या फिर इंपॉर्टेंट लेवल्स। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन लेवल्स भी हैं और वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, इसलिए वो इंपॉर्टेंट लेवल्स भी हैं, ठीक है। तो जैसे कि डेटा सेंटर लेवल था, एप्लीकेशन लेवल था, है ना, ये सारे लेवल्स पे हमारी प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स वो हो रहे हैं, इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो ये हमको ITIL हमको मदद करता है यही सबको असेस करने में, ठीक है। ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है। अगर हमको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट मिलेगी तो हम लोग बार बार अपने जो डायरेक्शंस हैं उनको अलाइन और रीअलाइन कर सकते हैं हमारे IT रिसोर्सेज को, IT सर्विसेज को भी। जैसे हमारी बिजनेस नीड्स चेंज होती जाएंगी ना, उसी के हिसाब से हम IT सर्विसेज को और हमारे IT रिसोर्सेज को एक साथ रीअलाइन कर सकते हैं। लेकिन हम लोग रीअलाइन कैसे करेंगे, जब हम कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रहे हैं, और इसके लिए फ्रेमवर्क चाहिए होता है, यही फ्रेमवर्क ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फिर ओपन वर्चुअलाइजेशन फॉर्मेट, ये हमारा दूसरा स्टैंडर्ड है। इससे क्या होता है ना, ये जो हमारे VM सिस्टम्स होते हैं, ये उन VM सिस्टम्स को ना पोर्टेबल बना देता है। तो अगर आपको कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल चाहिए जो ऑलरेडी वर्किंग कंडीशन में हो, ऐसा नहीं हो कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम शुरुआत से इंस्टॉल करना पड़े, तो OVF फॉर्मेट की फाइल्स आती हैं जिनको आप जैसे ही आप अपने वर्चुअल मशीन पे या फिर वर्चुअल बॉक्स पे रन करोगे, वो उसी कंडीशन में वही ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन करके दे देता है, ठीक है। उससे क्या होगा, सबसे पहले आपका पोर्टेबिलिटी का कंसर्न खत्म हो गया कि अब आप कहीं भी कैरी कर सकते हो, है ना। उसके अलावा कस्टमर जो हैं, यानी कि वेंडर्स भी हो सकते हैं, कस्टमर भी हो सकते हैं, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस अचीव कर लेते हैं और अपनी VM की मोबिलिटी अचीव कर लेते हैं। क्योंकि आप कहीं भी हो, आप कहीं भी जा रहे हो, तो भी आप VM की मोबिलिटी तो चाहोगे कि आप कहीं भी अपने वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर पाओ और उस पर प्रोसेसिंग कर पाओ। तो यही चीज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस के साथ अपने वेंडर्स कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म पोर्टेबिलिटी मिल जाती है। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म पोर्टेबिलिटी तो मिल ही रही है, तो OVF फॉर्मेट्स कैन बी इजीली डिप्लॉयड बाय कस्टमर्स एज वेल। मैंने आपको बताया कि सिंपली वहाँ पे एंटर करना है अपने OVF फाइल को, और OVF फाइल आपकी ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इससे और क्या होता है, इससे आपका यूज़र एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है, क्योंकि यूज़र देख रहा है कि बहुत सिंपल है इनके साथ काम करना, तो पोर्टेबिलिटी भी देख रहा है, साइनिंग इन भी आराम से हो जा रही है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस तो अभी हमने डिस्कस किया तो मिल ही रही है, वर्जनिंग जैसे जैसे अपडेट होते हैं वैसे वैसे वर्किंग वर्जन्स प्रोवाइड होते रहते हैं, और लाइसेंसिंग भी मेंटेन होती है। तो ये सब मिल के यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करते हैं, इसलिए ये काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड माना जाता है क्लाउड सिक्योरिटी के लिए। इसके बाद इसमें आप लोग को याद करने में दिक्कत आएगी ITV-TX 1601। तो ITV एक स्टैंडर्ड था जिन्होंने एक स्केच प्रेजेंट किया अपने इश्यूज़ को, और वो इश्यूज़ कहाँ पे आते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में जितने भी इश्यूज़ आते हैं ना, 3 कैटेगरीज के बेसिस पे, वो सब इन्होंने प्रेजेंट किए और एक फ्रेमवर्क्स प्रपोज किए क्लाउड में उन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज़ की बात होती है, लेकिन मेजर जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो 3 कैटेगरीज की हैं। पहले तो जो आपकी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, देखिए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जिसको CSP कहते हैं, है ना, इसके सामने जो थ्रेट्स हो सकते हैं वो सबको प्रेजेंट करता है ये। और फिर क्लाउड सर्विस कस्टमर या फिर कंज्यूमर जो सर्विस को यूज़ कर रहा है, इसके सामने जितने थ्रेट्स या फिर सिक्योरिटी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो सारे इश्यूज भी डिस्कस करता है। और क्लाउड सर्विस पार्टनर, वो इंसान जो CSPs और CSCs इन दोनों को हेल्प करता है या फिर इन दोनों को मीडिएट करता है इन दोनों के बीच में, उसके भी इश्यूज ये डिस्कस करते हैं। तो इसको थोड़ा सा एक बार रट लेना, ITV-TX 1601, ठीक है। फिर आता है PCI DSS, ये दूसरा स्टैंडर्ड है जिसको कहते हैं पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। अब ये डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री ने ही इसको इनिशियलाइज किया था, ठीक है, रिलीज्ड बाय PCI यानी PCI, ठीक है, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री के सिक्योरिटी स्टैंडर्ड काउंसिल ने इसको रिलीज़ किया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर पेमेंट कार्ड के थ्रू हो रहा है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि सिक्योरिटी गाइडलाइंस हमको पता चले क्रेडिट कार्ड की यूसेज
और एड्रेसेस पे। और एड्रेस किसको कर रहे हैं, ये पहली चीज़ तो ये एड्रेस कर रहे हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स को, और दूसरी चीज़ ये एड्रेस कर रहे हैं क्लाउड सर्विस कंज्यूमर्स को। तो प्रोवाइडर्स जैसे जैसे क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं और कंज्यूमर्स जैसे जैसे क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं, उस यूसेज पे सारी गाइडलाइंस PCI DSS ने प्रोवाइड करी है, ठीक है। तो क्लाउड सिक्योरिटी इज़ अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन CSP एंड इट्स क्लाइंट्स। जितने भी प्रोवाइडर हैं और उनके जितने भी क्लाइंट हैं उनके बीच में शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लाउड की, ठीक है। इसके 5 फैक्टर्स हैं, अभी हम देखते हैं। पांचों फैक्टर मैंने यहाँ लिखे हैं, देखो यार, ठीक है। मैंने थोड़े कंप्रेस करके लिखे हैं कि आप वहाँ पे एक्सपैंड करके लिख पाओ। तो द क्लाइंट यूजेस क्लाउड सर्विस फॉर व्हाट पर्पस, ये हमको सबसे पहले पूछना होता है कि क्लाउड आप यूज़ कर रहे हो लेकिन किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है। और अब की जो स्कोप है ना PCI DSS का, अभी हमने पढ़ा था पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, ठीक है, इसको याद कर लेना। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी कि क्लाउड आउटसोर्स किसको कर रहा है अपनी क्लाउड सर्विस। मानो कि मैंने क्लाउड आपने ले लिया, मैंने क्लाउड हायर कर लिया एक VM, लेकिन मैं उस VM का यूज़ क्या कर रहा हूँ, पर्पस, और अगर मैं आउटसोर्स कर रहा हूँ तो फिर मैं किसको कर रहा हूँ, ठीक है। तो द CSP वैलिडेट्स विच सर्विस एंड सिस्टम्स इज द CSC, जो क्लाउड सर्विस कंज्यूमर था वो कौन कौन से सिस्टम और सर्विसेज का यूज़ कर रहा है, ये भी देखता है। और द सर्विस ऑप्शन दैट द क्लाइंट हैज़ सिलेक्टेड टू एंगेज द CSP, यानी कि जितने भी सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म या फिर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तो ये सारी इंगेज करने के लिए सर्विस ऑप्शन देता है क्लाइंट को, ठीक है। क्लाइंट के पास सिलेक्शन की वो ऑप्शन है, इन तीनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकता है। और द स्कोप ऑफ एनी एडिशनल सर्विसेज जो उसको चाहिए हो सकती है, द CSP इज़ प्रोवाइडिंग, ठीक है। ये 5 फैक्टर्स होते हैं। ये किस चीज़ के फैक्टर थे भूलना नहीं, PCI DSS के 5 फैक्टर्स थे, ठीक है। तो ये इन सब के साथ आपके 4 हो जाते हैं और एक फाइनल बचता है ISO IEC 0017 कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल। ये तो मुझको भी नहीं याद होगा यार। सो येट टू बी लॉन्च, ये अभी तो लॉन्च नहीं हुआ है लेकिन ये अभी होने वाला है। तो स्कोप एंड पर्पस देख लो इसका। पहला तो ये है कि एम्स टू प्रोवाइड एडवांसमेंट टू ISO IEC 27002 इन टर्म्स ऑफ एडिंग वैल्यू टू इट्स प्रैक्टिस ऑफ इम्प्लीमेंटेशंस। ये जो अपने क्लाउड सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करते थे उस प्रैक्टिस में इनको वैल्यू ऐड करने के लिए ये वाला लॉ बन रहा है, सॉरी ये वाला स्टैंडर्ड बन रहा है, ठीक है। इस वाले स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए ये वाला स्टैंडर्ड बन रहा है। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये नाम अकेले लेने में 1 घंटे लग जाते हैं। फिर प्रोवाइडिंग फर्दर सिक्योरिटी एडवाइस फॉर बोथ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एंड क्लाउड सर्विस कंज्यूमर, ये दोनों को सिक्योरिटी एडवाइस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसा अभी हमने क्रेडिट कार्ड यूसेज देखा था, वो भी दोनों को सिक्योरिटी एडवाइस प्रोवाइड कर रहा था, वैसे ही ये भी कर रहा है, ठीक है। तो इसके साथ आपकी पूरी यूनिट खत्म होती है। ये यूनिट थोड़ी बड़ी थी लेकिन मैं इसको जितना कंप्रेस कर पाया मैंने करा है भाई, ठीक है। होमवर्क में बस 2 चीज़ दूंगा कि पहले तो आर्किटेक्चर ऑफ IAM, मैंने जो आपको अभी बताया था ना पढ़ने को, ये आर्किटेक्चर ऑफ IAM, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। वहाँ पे जाने से पहले एक बार इसको देख लेना, पढ़ना भी नहीं लेकिन एक बार देख लेना कि वहाँ पे इसको एक्सप्लेन करके लिख पाओ। और दूसरी चीज़ जो मैंने डायग्राम बनाया था ना, रिवाइज द स्कीमेटिक डायग्राम, हाँ ये स्कीमेटिक डायग्राम फॉर वेरियस क्लाउड सिक्योरिटी चैलेंजेस, इसको भी देख लेना, ठीक है। क्योंकि इसको अगर आप ये सारे पॉइंट्स को रट पाओगे या फिर समझ पाओगे तो ही आप इन सबको वहाँ पे याद करके लिख पाओगे, ठीक है। क्योंकि ये 6 है, ये 6 12 और इन सबको 18 पॉइंट्स हैं जो आपको याद करना है और एक्सप्लेन करना है। ये काफ़ी बड़ा आंसर बन सकता है लेकिन सबके बारे में 2-2 लाइन लिखना तो भी ये काफ़ी बड़ा बन जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ आपकी सारी टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। जो मैंने 2 पढ़ने को बोले ये दोनों पढ़ लेना और इसी के साथ आपकी यूनिट 4 भी खत्म होगी, ठीक है। और इसी के साथ इस वीडियो की होती है हैप्पी एंडिंग और बेस्ट ऑफ लक।